प्रिय आत्मन, ओशो दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक क्षण है। संपूर्ण भाव उपनिषद का उद्घाटन होने जा रहा है। संपूर्ण भाव उपनिषद इसलिए कह रहा हूँ कि माधवपुर में अभी 5 दिन कुछ ट्रेलर दिखाए गए थे। वो ट्रेलर था, लेकिन यहाँ ऋषिकेश में जो घटित होने वाला है वो संपूर्ण रामायण की तरह संपूर्ण भाव उपनिषद है। कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। हमारे भीतर भावों का समंदर है, लहरें भी हैं और भीतर शांति भी है। समंदर को तुम देखो, लेकिन अच्छे तैराक को देखो। समंदर में तैरना और नदी में तैरने में बड़ा अंतर है। समंदर में तैरना और स्विमिंग पूल में तैरना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? समुद्र में किसी तैरते हुए तैराक को देखो, जब उधर से लहरें आती हैं तो डूब जाता है, अपना सिर अंदर कर लेता है ताकि लहरें ऊपर से चली जाए। और जो नासमझ तैराक होते हैं वो लहरों के ऊपर तैरना चाहते हैं तो फेंक दिए जाते हैं लहरों के द्वारा। ऐसे ही हमारे अवचेतन में भावों का समंदर है, और वो जो ऊपर ऊपर भाव है वो निगेटिव भाव है, नकारात्मक भाव है। और नकारात्मक भावों से जो लड़ेगा वो डूब जाएगा, और नकारात्मक भावों के नीचे जो डूब जाएगा वो पार हो जाएगा। तो ये नकारात्मक भाव, ये ब्लॉक्स हैं, हमारी चेतना में ब्लॉक्स हैं। ये जीने नहीं देते। जगह जगह तुम्हारा रास्ता, नाका देखा है, सड़क पर चलते हो तो नाका जगह जगह रहता है। ये नकारात्मक भाव नाका है। वो जगह जगह टोल टैक्स मांगने लगते हैं। लेकिन हम अधिकतर सरफेस पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, या समंदर में ऊपर ऊपर नाव से चलते हैं, और हर बार नाकाबंदी हो जाती है। क्या उपाय है कि नकारात्मक भाव, ये जो ब्लॉक है, ये लॉक है, ये ताला है। कबीर साहब कहते हैं कि कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। पुराने ज़माने के ज़मींदारों का घर जिन लोगों ने देखा होगा, चूँकि मेरा बचपन ज़मींदारों के ज़माने में था, बीता, ज़मींदारों के आसपास ही बीता, तो मैं देखता था कि एक आंगन पार करो तो फिर दूसरा आंगन। जितना बड़ा ज़मींदार हो उतने आंगन होते थे। जैसे हमारे आजकल के आंगन है, अब तो आंगन होता नहीं, फ्लैट होता है, लेकिन हमारे ज़माने के आंगन थे बाद में, तो देखा एक ही आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। वो एक आंगन आया, फिर उसको पार करो, दूसरा आंगन आया, फिर तीसरा। अगर बड़ा ज़मींदार हो तो 9-10 आंगन के पार करके असली आंगन में तुम पहुँचते थे। ठीक ऐसे ही हमारी चेतना में भी 10 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे पर लॉक लगा है, जिनको हम नकारात्मक भाव कहते हैं। और एक एक लॉक को खोलने की एक एक चाबी है। तो हम इन 10 नकारात्मक भावों को इन 5 दिनों में करेंगे। एक दिन में 2 भाव को लेंगे और इन 2 भावों की चाबी खोजेंगे। किस चाबी से किस नकारात्मक भाव का ताला खुलता है। नकारात्मक भाव क्या है? व्हाट आर नेगेटिव इमोशंस? There are certain negative emotions, there are certain positive emotions. नकारात्मक भाव किसको कहते हैं? What are negative feelings? जो नहीं है उसका ख्याल नकारात्मक भाव। जो नहीं है उसका ख्याल नकारात्मक भाव है। तुम्हारे पास जैसे पानी नहीं मिला, भोजन समय पर नहीं मिला, अब तो नहीं मिला, अरे खाना नहीं मिला टाइम पर, खाना ठीक नहीं था,
तो जो नहीं है उसका ख्याल क्या है? नकारात्मक भाव। और सकारात्मक भाव क्या है? जो है, राइट। लेकिन आदमी जो नहीं है वो लहरें हैं, लहरों का अस्तित्व नहीं है, वो तो पानी का अस्तित्व है। कबीर साहब कहते हैं दरियाओं को लहर दरियाव है जो भिन्नम कोयम, उठे तो नहीं रहे बैठे तो नहीं रहे। पानी का अस्तित्व है, लहर का अस्तित्व नहीं है। टेम्पररी मामला है, लेकिन हम लहरों की चर्चा करते हैं। आदमी गजब की चीज़ है। पशु ऐसा नहीं करता, पशु जो है उस पर उसका ख्याल करता है, और आदमी जो नहीं है उसका ख्याल करता है और नकारात्मक भावों में जीता है, लहरों में उलझ के जीता है, पानी का ख्याल ही उसको नहीं आता। तो जो नहीं है उसका विचार नकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव, निगेटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? 10 मुख्य ताले हैं। जब तक जानोगे नहीं फिर वो चाबी कैसे लगाओगे? 10 मुख्य नकारात्मक भाव क्या क्या है? तनाव, स्ट्रेस। दूसरा क्या है? दुख, सौरो। तीसरा क्या है? अशांति, रेस्टलेसनेस। चौथा क्या है? शोक, ग्रीफ। पांचवा क्या है? उदासी, सैडनेस, डिप्रेशन। छठा क्या है? ईर्ष्या, जेलसी। सातवां क्या है? द्वेष, हॉस्टिलिटी, अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन ये बड़ा मुश्किल वाला मामला है। लोनलीनेस फील करता है कि मैं अकेला हूँ। फिर खालीपन, एम्प्टीनेस, बोर हो जाता है आदमी, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, खालीपन, एम्प्टीनेस। और 10वां है एंजाइटी, चिंता। कई और भी नकारात्मक भाव हैं, लेकिन जैसे कुछ का क्रोध का, अशांति का ही एक प्रकार है, अशांति का ही एक प्रकार है। तो क्रोध अशांति में आ गया एकदम से। लेकिन ये मुख्य भाव हैं जो आदमी पूरी ज़िंदगी एक साथ एक या अनेक निगेटिव भावों में ग्रस्त रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये रोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे छोटे होते हो, बच्चे को निगेटिव भाव नहीं होता है, बच्चे हमेशा पॉजिटिव भाव में रहते हैं, जो है उसको देखते हैं। जवान हुए अब 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव। और जैसे जैसे ओल्ड एज आता जाता है निगेटिव भावों का अनुपात बढ़ता जाता है और पॉजिटिव भावों का अनुपात घटता जाता है। बात ही करने का तरीका, पति पत्नी है, शुरू में आकर के तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है, कोयल सी बोली है, क्या क्या कहाँ से कहानी तो यही से शुरू होती है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? एक वो भी ज़माना था, एक ये भी ज़माना है। तब इश्क की बातें थी, अब दर्द बहाना है। पहले बातें करते थे कि वाह तुम्हारी बोली बड़ी अच्छी है, मीठी है, चलो कहाँ घूमने चला जाए, वो दुबई चला जाए, कहाँ चला जाए, ये बातें होती थी। अब होता वो कहती कि वो मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, वो मेरे भी कमर में बहुत दर्द है। वो बातें दुख की होती है, बातें दर्द की होती है, और कोई विषय नहीं रहता आपस में बात करने के लिए। नकारात्मक ही नकारात्मक, नकारात्मक ही नकारात्मक। वृद्धावस्था में बड़ा मामला मुश्किल है। सबसे पहला भाव, नकारात्मक भाव, तनाव है, स्ट्रेस है। ये बड़ा जल्दी पकड़ता है। कितने लोग हैं जिनको कभी न कभी तनाव होता है? हाथ उठाओ जरा। अधिकतर लोगों को होता है, अधिकतर लोगों को। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे उम्र दराज लोग होते जाते हैं वैसे वैसे ये तनाव बहुत बढ़ता है। स्ट्रेस सबसे बड़ा, मैंने क्या कहा कि भाई बुढ़ापा है तो रोग तो होगा, और रोग को लेकर के तनाव हो जाता है लोगों में। और बहुत बच्चे बात नहीं मानते हैं। आप सोचते हो कि बच्चे जैसे बचपन में आपकी बात मान लेते थे ना, बेटा ये लाओ लाओ, ये करो वो करो, आपकी आदत तो वही है। अब बच्चे को कहते वो अकड़ जाता है, आप मेरे अनुसार चलो। अब हुआ तनाव एकदम से,
जब मन स्थिति और परिस्थिति में असंतुलन हो जाता है फिर तनाव होता है। मन स्थिति से लेना देना है। प्रतिकूल तो कृष्ण के जीवन में भी आता है, प्रतिकूल तो राम के जीवन की पत्नी को कोई उठा ले जाता है, तुम्हारी हमारी पत्नी सही सलामत है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों में, तो राम तो बड़े खुश होकर जंगल जा रहा है, कृष्ण तो बड़े खुश होकर के महाभारत के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तुम्हारी मन स्थिति और तुम्हारे आसपास की परिस्थिति दोनों में जब सामंजस्य नहीं होता है, दोनों में जब संतुलन नहीं होता है, तो तनाव का जन्म होता है। तनाव से मुक्ति का उपाय क्या है? स्वीकार भाव, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। जैसे ही तुमने परिस्थिति को या घटना को या प्रतिकूल घटना को स्वीकार कर लिया, जैसे बुढ़ापा आया, रोग आया, मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता है? ओल्ड एज में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता है? कोई डिजीज हो जाए तो। अब तुमने क्यों स्ट्रेस हो गया? यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। स्वीकार करो कि जवानी को आई, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा। आ गया तो क्या बात है, दांत टूट गए तो क्या बात है। मेरे पिताजी को दांत टूट गए, मैंने उनसे कहा कि पिताजी चलिए आपका दांत बनवा देते हैं, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में दांत टूटना, कान से कम सुनना, आँख से कम देखना, तो बुढ़ापे का श्रृंगार है, ये तो बुढ़ापे का श्रृंगार है। अरे सोचो, दांत टूटेगा नहीं, आँख से कम दिखेगा नहीं, कान से कम सुनेगा नहीं, वहाँ जाने का मन होगा? ये तो वहाँ जाने की तैयारी है। और इतने उन्होंने ज़िंदगी भर दांत नहीं बनवाया। हमें इतना स्वीकार भाव उनके भीतर था कि ये तो श्रृंगार है, बल्कि वे स्वीकार कहते थे कि रोग नहीं, ये स्वीकार है, ये श्रृंगार है, इतनी महत्ता दे देते थे। तो स्वीकार कर लो, रोग आया, बुढ़ापा आया, स्वीकार कर लो तो तनाव तत्काल दूर हो जाता है, टाइम नहीं लगता, एकदम से कपूर जैसा उड़ जाता है। स्वीकार की आँच देते ही कपूर जैसा उड़ जाता है बिल्कुल। इसलिए मैंने एक दोहा लिखा था, सबसे बड़ा तनाव है, समर्थ गीता का दोहा है, सबसे बड़ा तनाव है वृद्धावस्था रोग, और स्वीकृति उससे मुक्ति है, यही साधना योग। सबसे बड़ी साधना यही है कि तुम स्वीकार कर लो कि ऐसा है, ऐसा है, और मन स्थिति तुम्हारी परिस्थिति के अनुकूल होगी। वो गैप जो मन स्थिति और परिस्थिति में, उसके चलते अस्वीकार होता है, उस स्वीकार भाव से वो गैप खत्म हो जाता है और तुम एक बार ही मुक्त हो जाते हो। तो ताला क्या चीज़ का है? तनाव का। चाबी किस चीज़ की है? स्वीकार भाव की चाबी। और कोई भी चाबी लगाओ वो ताला खुलने वाला बिल्कुल नहीं है। जैसे एक नंबर का तनाव है, एक नंबर का ताला है, तो एक नंबर की चाबी लगेगी। तो एक नंबर का ताला क्या है? तनाव। एक नंबर की चाबी क्या है? स्वीकार भाव। राइट। तो अब 2 नंबर के ताले की ओर बढ़े। राइट। तो 2 नंबर का ताला है दुख, सौरो। सौरो दुख क्या है? पहले ताला को समझेंगे, फिर इसकी चाबी खोजेंगे। ठीक है। दुख क्या है? अभाव की प्रतीति दुख है। हर आदमी के पास हर चीज़ नहीं होता, लेकिन दुखी नहीं है। एक दुखी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ नहीं है और तुमको फील हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए। जो नहीं है और वो विचार बार बार आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार आया तो तुम दुखी हो गए, वो पकड़े हुए हैं कि मेरे पास ये नहीं है, पकड़े हुए। जैसे वृंदावन स्वामी ने कोट किया गोस्वामी तुलसीदास को, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्रता का एहसास सबसे बड़ा दुख है। याद रखना, कोई गरीब आदमी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दरिद्रता का एहसास सबसे बड़ा दुख है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बच्चों को खिला सकें, हम बच्चों को दवा दारू करा सकें,
वो एहसास साल रहा है तुमको, ये सालना, बार बार उसको महसूस करना, वो टिस मार रहा है कि मेरे पास तो है नहीं। तो वो फीलिंग, अभाव की फीलिंग, अभाव की प्रतीति, अभाव का एहसास दुख है। ठीक, दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? आज के बाद किसी को दुखी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बल्कि इसको अपने जीवन में इस एहसास को ढालते जाएंगे, ताकि आज के बाद जैसे कोई स्ट्रेस में नहीं आएगा, तो आज के बाद किसी को दुख में नहीं आना चाहिए। कौन सा चाबी इस ताले में फिट होगी? हर निगेटिव फीलिंग के ताले में एक पॉजिटिव फीलिंग की चाबी लगेगी। जैसे तनाव निगेटिव ताला था, चाबी क्या लगा? स्वीकार भाव। स्वीकार भाव एक पॉजिटिव भाव है, तो चाबी पॉजिटिव भाव की लगेगी। तो अब दुख के ताले में किस पॉजिटिव भाव की चाबी लगेगी, जिससे ये दुख का ताला खुल जाएगा, तुम दुख से मुक्त हो जाओगे? ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। अहोभाव क्या है? व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव ग्रैटिट्यूड है। और ये हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यू है, इससे ऊपर कोई ह्यूमन वैल्यू। एक अमेरिकन ने एक किताब लिखी है कि लोएस्ट ह्यूमन वैल्यू क्या है, लोएस्ट ह्यूमन क्वालिटी क्या है, एंड हाईएस्ट ह्यूमन क्वालिटी क्या है। तो उसने लिखा लोएस्ट ह्यूमन क्वालिटी है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। लोग शिकायत में जीते हैं। एक दिल्ली में मैं प्रोग्राम लेने गया था सन 2000 ईस्वी में, ओशो वर्ल्ड में। तो वहाँ कुछ मित्रों ने कहा यार पीएनपीसी क्लब की मीटिंग है, आप चलेंगे? हमने कहा कि ये पीएनपीसी क्या होता है? बोला ये पर निंदा पर चर्चा। मैंने कहा कि चलो अटेंड करते हैं। वहाँ लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे और बड़े मज़े ले रहे थे, चटखारे लेकर के। तो मैंने सोचा कि अपने नेपाल आश्रम में फीडबैक के जस्ट पहले एक पीएनपीसी की मीटिंग करा देते हैं। क्या चटखारे लोकल एक दूसरे की खूब शिकायत लोगों ने जमकर की किया, वैसा है तो वैसा है वैसा है। फिर फीडबैक में लोगों से पूछा कि हम अपना अपना प्रोग्राम का 9 दिन के फीडबैक का, और आश्चर्य हुआ सबसे ज़्यादा पीएनपीसी सेशन की तारीफ हुई। ये सबसे मज़ेदार, एकदम बड़ा मनोरंजन है, बड़ा मज़ा आ गया। इतना लोग चटखारे लेकर के शिकायत पे जीते हैं। और वो कहता है व्हाट इज हाईएस्ट ह्यूमन क्वालिटी? कहता है ग्रैटिट्यूड। अगर तुम्हारे भीतर ग्रैटिट्यूड है तो समझो कि यू आर रियली ए वेरी वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम्हें ग्रैटिट्यूड नहीं है, यू आर अंडर डेवलप्ड, यू आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। एक रोंडा बर्न हमारे युग की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में उसका नाम है, उसने द मैजिक की किताब लिखी है और पूरी किताब ग्रैटिट्यूड पर है, पूरी किताब ग्रैटिट्यूड पर है। तो ये ग्रैटिट्यूड ये बड़ी सुनने में लगता है अहो भाव, हम लोग कहते हैं अहो भाव, लिख भी देते हैं, हमारे पास अक्सर संदेश आता है अहो भाव कहना आसान है, अहो भाव में जीना उतना ही कठिन है। तो सवाल ये उठता है कि अहो भाव जीवन में कैसे आए। कहना बड़ा आसान है कि अहो भाव, बात ठीक है। अहो भाव की चाबी ये दुख के ताले, और जहाँ अहो भाव रहेगा, अहो भाव का सूरज जहाँ उगेगा, वो दुख का अंधेरा भाग जाएगा। कि जो है, जो हुआ, आई एम थैंकफुल। हाउ टू ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन वन सेल्फ। जॉर्ज ओटमैन ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है। उस किताब का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो तुम्हारे पास है वो रोज लिखो, जस्ट पेन डाउन, लिखो। और इसके लिए एक 40 दिन की साधना मैं तुमको बताता हूँ। अहो भाव बहुत कठिन है। मैजिक वर्कशॉप रोंडा बर्न लेती है तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती है, जहाँ जाती है
सैकड़ों की भीड़ लगती है कि मैं अहोभाव सीखने के लिए उसके पास आते हैं और लाखों रुपए उसको देते हैं एक एक वर्कशॉप के। अब मैं सस्ते में तुमको दे रहा हूँ तो तुम मत सोचना कि ये बहुत ही आसान मामला है। क्या करना है? 40 दिन की साधना करनी है। यही बात हमारे बीच संदीप गुप्ता जी बैठे हैं, जो बताने जा रहा हूँ। अगर बताऊँ तो एक वर्कशॉप का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं यहीं बैठे हुए। लेकिन तुमको मैं बता रहा हूँ, इट्स सो ईजी। रोज कागज़ लेकर के बैठ जाओ, फुल पेज बैठो, फुल पेज। एक डायरी बड़ी सी ले लो A4 साइज़ की, और रोज़ एक पेज उसमें भरो कि क्या तुम्हारे पास है, क्या परमात्मा से मिला है, क्या ज़िंदगी से मिला है, क्या पेरेंट्स से मिला है, क्या सोसाइटी से मिला है, क्या टीचर्स से मिला है, क्या और भी जो लोगों से आज भोजन करते हो, किसी ने उसको खेत में उपजाया है, उस किसान के प्रति धन्यवाद। अगर तुमने जूता पहना है तो किसी फैक्ट्री ने उसको उपजाया है, उन मजदूरों को धन्यवाद। इतनी संख्या हो जाएगी। रोज एक पेज लिखो और 40 दिन तक नियमित रूप से लिखो, और 40वें दिन तुम वही व्यक्ति नहीं होगे जो उसने चालिया शुरू किया था। You will be a different person altogether. You will be reborn as a man of attitude, gratitude. तो ये इसको कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। फिर देखोगे कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल रॉकेट हाई चला जाएगा, तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ।